नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्ण राजपूत आपलं सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं युट्यूब चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती। आज आपण शिकणार आहोत अभिजात मराठी इयत्ता 5वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 10 सुधा मूर्ती यांचे पत्र। चला तर मग आपण पाहूया सुधा मूर्ती यांचे पत्र। तर सगळ्यात पहिले सुधा मूर्ती या कोण आहेत हे तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल। माहिती की नाही तुम्हाला सगळ्यांना की आपण सुधा मूर्ती यांना त्या इन्फोसिस ही जी प्रसिद्ध कंपनी आहे या कंपनीचे या संस्थेचे सहसंस्थापक NR नारायण मूर्ती यांच्या पत्नी म्हणून त्यांना ओळखतो। पण तेवढीच त्यांची ओळख नाहीये। त्या एक सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत, लेखिका आहेत, स्वतः त्या एक इंजिनियर आहेत आणि इन्फोसिस फाउंडेशन म्हणून जी संस्था आहे त्याच्या त्या सचिव आहेत। आपल्याला या धड्यामध्ये पाहायला मिळणारच आहे की त्यांना कशा कशा प्रकारे त्यांनी पदव्या मिळवलेल्या आहेत, कसं त्यांचं काम आहे हे आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचंच आहे। चला तर आपण सुरुवात करूया। सुधा मूर्ति को हम लोग सब जानती होगी आप बच्चे। हमें ऐसी पहचान है कि इन्फोसिस जो कंपनी है उसके ओनर जो है N नारायण मूर्ति, इनकी वो वाइफ है, पर इतनी उनकी पहचान नहीं है। सुधा मूर्ति एक सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि एक सोशल वर्कर है, राइटर है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद में इन्फोसिस फाउंडेशन जो संस्था है उसकी वो सचिव है। तो हम देखते हैं इस लेसन में उनके बारे में हमें बहुत सारा जानना है। और एक सबसे बड़ी बात, सुधा मूर्ति एक बहुत अच्छी इंसान है, एक चांगला माणूस, एक चांगलं व्यक्तिमत्व सुधा मूर्ति या आहेत। चला आता आपण सुरुवात करूया आपल्या धड्याला। सुधा मूर्ति यांचा जन्म कर्नाटकमध्ये 19 ऑगस्ट 1950 रोजी झाला। त्यांनी संगणक विज्ञान या विषयात एमटेक ची पदवी प्राप्त केली। त्या टेल्को कंपनीत निवडल्या गेलेल्या पहिला स्त्री अभियंता म्हणून ओळखल्या जातात। त्यांना हा बहुमान कसा मिळाला याचीच ही गोष्ट आहे। पहा, सुधा मूर्ति यांचा जन्म कुठे झाला? कर्नाटकामध्ये 19 ऑगस्ट 1950 रोजी झालेला आहे। सुधा मूर्ति इनका जन्म कर्नाटक में 19 अगस्त 1950 में हुआ। उन्होंने संगणक विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस इसमें एमटेक की पदवी यानी कि डिग्री ली हुई थी। पदवी से अर्थ का डिग्री उन्होंने ली हुई थी। और टेल्को कंपनी में जो चुनी गई थी ऐसी पहली महिला स्त्री अभियंता यानी कि इंजीनियर कौन थी? सुधा मूर्ति जी। वो किस तरह से टेल्को कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ, वहां पे वो पहली महिला अभियंता किस तरह से बनी, ये बहुमान उनको कैसे मिला, ये सब स्टोरी हमें इस लेसन में देखना है कि इस तरह से हुआ है। चलो तो हम शुरू करते हैं। 1974 सालातील तो एप्रिल महिना होता। त्यावेळी पदव्युत्तर विभागात शिकणाऱ्या त्या एकट्या विद्यार्थिनी होत्या। त्यावेळी इतर मुली मात्र विज्ञानाच्या विविध शाखांमध्ये संशोधन करीत असत। सुधा मूर्ति यांनी सुद्धा आपण संशोधन करावे व डॉक्टरेट मिळवण्यासाठी अमेरिकेला जाण्याचा निश्चय केला होता। एके दिवशी आपला तास संपवून बाहेर पडत असताना त्यांना एका टेल्को कंपनीची तरुण आणि हुशार कष्टाळू इंजिनियर पाहिजे अशी जाहिरात दिसली। त्यात शैक्षणिक पार्श्वभूमीशिवाय एक तळटीप होती, ज्यामध्ये स्त्री उमेदवारांनी अर्ज करू नये असे स्पष्टपणे नमूद केले होते। देखो 1974 इस ईयर में अप्रैल महीना चालू था और पदव्युत्तर का मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। डिग्री हमारे मिलने के बाद हम जो पढ़ाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसको पदव्युत्तर बोला जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले में पूरे पढ़ने वालों में वो अकेली लड़की विद्यार्थिनी अकेली लड़की थी। क्योंकि उस वक्त लड़कियां क्या करती थी, एक बार अपनी डिग्री हाथ में आ गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में साइंस फील्ड से उन्होंने डिग्री ली होती तो अलग अलग जो फैकल्टी होती उसमें रिसर्च करने का काम करते थे। क्या करते थे? संशोधन यानी कि रिसर्च करने का काम करते थे। रिसर्च करने के बाद उनको डॉक्टरेट मिल जाती थी। जब हम रिसर्च करते हैं, हमारा रिसर्च अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टरेट की एक डिग्री हमें मिलती है। तो इस तरह से सब लड़कियां वो करती थी कि चलो साइंस फैकल्टी में कोई भी एक टॉपिक लेना, उसके ऊपर रिसर्च करना। और सुधा मूर्ति ने भी वैसा ही तय किया हुआ था कि मैं भी अभी क्या करूंगी,
डॉक्टरेट के लिए पढ़ने के लिए अमेरिका जाने का उन्होंने तय किया था, निश्चय किया था, यानी कि उन्होंने तय किया था। पर उनका ये बात हमें ध्यान में रखना है कि पदव्युत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में वो अकेली लड़की थी उनके कॉलेज में। एक दिन क्या हुआ, वो अपना लेक्चर तास यानी कि अपना लेक्चर खत्म करके बाहर आए, तब उन्होंने क्या देखा, टेल्को कंपनी की एक एड आई हुई थी। कहीं उन्होंने पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में वगैरह, कहाँ पे उन्होंने वो एड पढ़ी हुई थी कि उसके ऊपर लिखा था इंजीनियर चाहिए, कष्टाळु यानी कि मेहनती, तरुण यानी कि यंग, होशियार मेहनती इंजीनियर चाहिए, ऐसी एड वो उनको दिखी टेल्को कंपनी की। उसके लिए शैक्षणिक पार्श्वभूमि यानी कि एजुकेशन क्या क्या चाहिए, शैक्षणिक पार्श्वभूमि मतलब क्या क्या एजुकेशन चाहिए, वो सब उस एड में लिखा हुआ था। और नीचे एक टर्टिप, टर्टिप यानी कि फुट नोट, नीचे एक ऐसा नोट वहां पे लिख दिया था कि स्त्री उमेदवारांनी अर्ज करू नये, यानी कि जो महिला उम्मीदवार होंगे, जो लेडीज होंगे, उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं करना है। देखो क्या ना, इंजीनियर होने के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई तो चाहिए, होशियार मेहनती तरुण यंग, पर उनको क्या चाहिए था, लड़के चाहिए थे। महिलाओं ने यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं करना, ऐसे उस एड में एकदम क्लियर लिखा हुआ था। सुधा मूर्ती यांना या ओळीचा खूपच त्रास झाला, कारण आतून स्पष्टपणे स्त्री पुरुष भेदभाव व्यक्त होत होता। त्याबाबत पत्र पाठवण्याचा निर्णय सुधा मूर्ती यांनी घेतला। तेव्हा टेल्को कंपनीचे प्रमुख जे.आर.डी. टाटा आहेत अशी माहिती त्यांना असल्याने त्यांनी सरळ पोस्ट कार्डवर जे.आर.डी. टाटा यांना पत्र लिहिले व टेल्को कंपनीच्या जाहिरातीमधील स्त्री पुरुष भेदभाव नमूद केला। त्यानंतर त्यांना तब्बल 10 दिवसांनी टेल्को कंपनीचे पत्र आले, ज्यात त्यांना कंपनीच्या खर्चाने मुलाखतीकरता बोलवण्यात आले होते। देखो सुधा मूर्ति ने जब ये पढ़ा कि चलो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वो इंजीनियर चाहिए, तो ऐसा क्यों लिखा कि लेडीज जो है महिला उम्मीदवार है उन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं करना। अगर एक महिला भी इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन उनको चाहिए वो एजुकेशन एक लेडीज के पास भी होता है, तो उसको भी तो नौकरी मिलनी चाहिए। ये तो स्त्री पुरुष भेदभाव हो गया, क्योंकि आजकल महिला भी तो कोई भी काम कर सकती है। अगर सुधा मूर्ति उनके कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली अकेली लड़की थी, अकेली वो इंजीनियर बनी थी, तो अगर वो इंजीनियर की डिग्री वो ले सकती है तो वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकती क्या। तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि ऐसा क्यों लिखा कि स्त्री उम्मीदवारांनी अर्ज करू नये, उनका दिल दुख गया। और उनको क्योंकि इस सेंटेंस से क्लियरली दिख रहा था कि इसमें स्त्री पुरुष भेदभाव किया है, जेंट्स लेडीज ऐसा डिफरेंस किया गया है कि लेडीज ये काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया, उनको बुरा लगा, तो उन्होंने कि टेल्को कंपनी के कौन है प्रमुख, उनको मेन जो है उनको मैं जरूर लेटर लिखूंगी। उन्होंने ढूंढा उस वक्त जे.आर.डी. टाटा, देखो दोनों भी एकदम बहुत अच्छे इंसान, सुधा मूर्ति भी और जे.आर.डी. टाटा भी। जे.आर.डी. टाटा उस वक्त टेल्को कंपनी के प्रमुख थे, मेन थे, हेड इंचार्ज थे। तो सुधा मूर्ति ने क्या किया, सर पोस्ट कार्ड, आप लोगों को भी पोस्ट कार्ड पता है कैसा येलो कलर का पोस्ट कार्ड होता है, तो उसके ऊपर ऐसा कुछ इन्वेलप में वगैरह कुछ नहीं, एक पोस्ट कार्ड आता था, तभी 25 पैसे का वो आता था। तो उसके ऊपर जे.आर.डी. टाटा का उनको पूरा एड्रेस भी मालूम नहीं था, टेल्को कंपनी, वो कंपनी कहाँ पे थी, उस शहर का नाम और जे.आर.डी. टाटा ऐसे उन्होंने लिख दिया था। अभी यहाँ पे नहीं बताया है, पर सुधा मूर्ति जी ने उनके इंटरव्यू में ये बात बताई थी जो मैंने सुना हुआ है। तो उसमें लिखा और उसके ऊपर उन्होंने उनको लिख दिया था कि आपकी कंपनी में इस तरह से स्त्री पुरुष का भेदभाव कैसे किया जा सकता है, ऐसे उन्होंने जे.आर.डी. टाटा को लेटर लिखा था। उसके बाद 10 दिन में टेल्को कंपनी से सुधा मूर्ति को लेटर आया, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और कंपनीच्या खर्चाने यानी कि उनका आने जाने का खर्चा भी कौन करने वाली थी, कंपनी करने वाली थी। कंपनी ने उनको लेटर भेजा इंटरव्यू के लिए और उनका खर्चा भी कंपनी करने वाली थी। चलो देखते आगे क्या हुआ। मुलाखतीला पोहोचताच मूर्ती यांनी मुलाखत आपल्या ज्ञानाची परीक्षा घेणारी असावे असे स्पष्टपणे सांगितले। मुलाखत झाल्यावर त्यातील एक वयस्कर गृहस्थ त्यांना म्हणाले, टेल्कोच्या कार्यालयामध्ये स्त्री कर्मचारी आहेत, पण खरे तर ही ऑटोमोबाईल कंपनी आहे। इथे शिकाऊ लोक वेगवेगळे काम करतात,
त्यांना शिकाऊ प्रशिक्षणाकरिता जमशेदपूरला जावे लागते. तिथे त्यांची अतिथीगृहात व्यवस्था करण्यात येते. अशा वेळी स्त्री कर्मचाऱ्यांची काळजी कशी घ्यायची, त्यामुळे या ठिकाणी स्त्री कर्मचारी नसतात. सुधा मूर्ती मात्र आपल्या मतावर ठाम होत्या. त्यांना वाटत होते फॅक्टरीत महिलांना सुद्धा काम मिळावे. अशी ती प्रदीर्घ मुलाखत झाली आणि त्यानंतर सुधा मूर्तींची निवडही झाली. ही गोष्ट त्यांनी आपल्या वडिलांना सांगितल्यावर त्यांना खरं तर ते आवडले नाही. कारण जे.आर.डी. टाटा यांना लिहिलेले पत्र मृदू भाषेमध्ये बंद लिफाफ्यात लिहिणे अपेक्षित होते. आता मात्र ही नोकरी स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे असे मूर्तींच्या वडिलांचे मत होते, म्हणून त्यांनी ती नोकरी स्वीकारली. बघा, सुधा मूर्ती या मुलाखतीला पोहोचल्यावर त्यांनी पहिले काय सांगितलं की माझ्या ज्ञानाची परीक्षा घेणारी असावी. क्या बोला सुधा मूर्ति ने वहां पे, मेरा जो नॉलेज है, इंजीनियर का आप इंटरव्यू लेने वाले हो तो इंजीनियरिंग का मेरा जो नॉलेज है वो तय करने वाली आपने मुलाकात लेनी चाहिए. ऐसा ना हो कि मैंने लेटर लिख दिया गुस्से में तो आप कुछ अलग मुझे पूछो, यानी कि कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा सवाल पूछ लिए तो वो सिलेक्शन ही नहीं हो सकता है. ऐसा उनको लगा ऐसा कोई कर सकता है, तो उन्होंने क्या बोला, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो ज्ञान है, उसका ही आप परीक्षा, उसके आधार पर ही आपको मेरा इंटरव्यू लेना पड़ेगा. तो टेल्को कंपनी में एक वयस्कर यानी एजेड गृहस्थ थे. उन्होंने उनको समझाया कि टेल्को के कार्यालय में यानी कि ऑफिस में, टेल्को कंपनी का जो ऑफिस है, ऑफिस में महिला कर्मचारी, स्त्री कर्मचारी यानी कि लेडीज एम्प्लॉई है, पर ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है. यहाँ पे किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ता है और जो नए लोग आते हैं वो पहले सिखाऊ होते हैं ना, उनको पूरी जानकारी नहीं होती किस तरह से काम करना होता है, तो उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर जाना पड़ता है. और जमशेदपुर जाने के बाद वहां पे उनको अतिथि गृह यानी कि जो गेस्ट हाउस होते हैं कंपनी के, तो गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है और अकेले रहना पड़ता है. तो इस ऐसे वक्त में जो महिला कर्मचारी लेडीज एम्प्लॉय हो गई तो उनकी हम ठीक तरह से उनका ध्यान नहीं रख सकते, उनका सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे. इसीलिए फैक्ट्री में हम लोग लेडीज कर्मचारी यानी कि लेडीज एम्प्लॉय जो होते हैं उनको नहीं लेते हैं. ऐसा उनको समझाया गया वहां पे कि इस तरह से कुछ तो भी कारण है. ऐसे ही हमने नहीं डाला था कि वहां पे महिला उम्मीदवार ने अर्ज नहीं करना. जो टेल्को कंपनी का जो ऑफिस है, ऑफिस के अंदर लेडीज है, महिला एम्प्लॉय है, पर फैक्ट्री के काम के लिए कुछ ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर जाना पड़ता है. जमशेदपुर दूर है, वहां पे गेस्ट हाउस में अकेले रहना पड़ता है, लेडीज की सिक्योरिटी का मामला होता है, तो इसकी वजह से वहां पे नहीं लिया जाता कोई महिला एम्प्लॉय को. फिर भी सुधा मूर्ति अपने मत पे, उनका जो ओपिनियन उन्हें बनाया था कि नहीं ये फिर भी ये स्त्री पुरुष भेदभाव ही है, क्यों नहीं कर सकती, महिला भी फैक्ट्री में काम कर सकती है, उनको भी फैक्ट्री में काम मिलना चाहिए. ये उनका मत फिर भी चेंज नहीं हुआ था. वो अपने जो मत था उसके ऊपर वो ठाम थे. डिसीजन उन्होंने जो लिया हुआ था कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, कर सकती है लेडीज भी वहां पे गेस्ट हाउस में खुद अपने से अच्छे से रह सकती है, उनको भी काम मिलना चाहिए फैक्ट्री में. अगर उन्होंने वो पढ़ाई की है तो उन्हें काम मिलना चाहिए. ऐसी उनकी प्रदीर्घ यानी कि बहुत देर तक उनकी मुलाकात यानी कि इंटरव्यू चला. बहुत देर तक उनका इंटरव्यू मुलाकात यानी कि इंटरव्यू हुआ और सुधा मूर्ति का सिलेक्शन भी हो गया. निवड यानी कि उनको सिलेक्शन हो गया, उनको वो जॉब मिल गई. और घर पे आने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को ये बात बताई कि मैंने इस तरह से जे.आर.डी. टाटा को पोस्ट कार्ड लिखा हुआ था, फिर मुझे इंटरव्यू को मैं गई, मुझे भी ये नौकरी मिल गई है. तो उनके पिताजी को थोड़ा गुस्सा आया, उनको पसंद नहीं आया कि जे.आर.डी. टाटा एक टेल्को कंपनी के मालिक है, उनके लिए आपने ऐसा पोस्ट कार्ड पे उनको लेटर लिखना ये अच्छी बात नहीं है. उनके लिए एकदम मृदु यानी कि सौम्य भाषा में, ऐसे गुस्से में उनको लेटर नहीं लिखना चाहिए था. मृदु यानी कि सौम्य भाषा में एक लिफाफे में के इन्वेलप में डाल के अच्छी तरह से अच्छे लैंग्वेज में उनको लेटर लिखना चाहिए था. अपेक्षित था यानी कि उस तरह से लेटर उनको लिखना चाहिए था. ठीक है, पर अभी तुमको ये नौकरी मिल गई है ना, तो ये नौकरी तुमको करनी पड़ेगी. क्योंकि जो सुधा मूर्ति का हमने पीछे पढ़ा ना कि उनको अमेरिका जाना था आगे पढ़ाई करने के लिए, पर उनके पिताजी ने बोला अभी आपने इंटरव्यू दिया है, आपको नौकरी मिल गई है, तो आपको ये नौकरी करनी पड़ेगी. क्योंकि एक बार ऐसे आप जाते हो इंटरव्यू देते हो, आप उनको बोलते हो कि आप
स्त्री पुरुष भेदभाव करते और उन्होंने इतना उनकी कंपनी की जो पॉलिसीज थी उसको छोड़ के आपको नौकरी दी है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगी, मैं अमेरिका चली जाऊंगी। नहीं, तो आपको ये नौकरी करनी पड़ेगी। देखो उनके पिताजी ने भी कितने अच्छे संस्कार उनके ऊपर किए हुए थे, और फिर सुधा मूर्ति जी ने वो नौकरी करने को शुरुआत कर दी, स्वीकार लिया, एक्सेप्ट कर ली उन्होंने, और वो नौकरी शुरू करना चालू कर दिया था। याच पुणे शहराने त्यांच्या जीवनात अनेक बदल घडवले. त्यांचा परिचय नारायण मूर्ती यांच्यासोबत झाला. पुढे त्यांच्यासोबत विवाह झाला. इथेच त्यांनी इन्फोसिस नावाची कंपनी सुरू केली. त्यांनी समाजकार्यही केले. त्यांच्या या समाजसेवेसाठी त्यांना भारत सरकारने पद्मश्री अवॉर्ड देऊन त्यांचा गौरव केला आहे. आज त्यांना जे.आर.डी. टाटा यांना लिहिलेल्या पत्राची आठवण होते. तेव्हा त्यांच्या महान व्यक्तिमत्वाची जाणीव होते. त्यावेळी सुधा मूर्ती सामान्य मुलगी असून केवळ त्या पोस्टकार्डची दखल घेऊन मुलाखतीला बोलावले होते व गुणवत्तेवर त्यांची निवड केली. यावरून जे.आर.डी. टाटा हे किती महान व्यक्तिमत्व असल्याची अनुभूती होते. माणसाचे मोठेपण हे त्यांच्या पैशाच्या श्रीमंतीवर नाही, तर मनाच्या श्रीमंतीवर अवलंबून असते, ही शिकवण या पाठातून मिलते। देखो, फिर उन्होंने नौकरी एक्सेप्ट कर ली। पुणे जो शहर है महाराष्ट्र में, अपना जो पुणे शहर है, तो पुणे शहर में वो नौकरी कर रहे थे और वहीं पे टेल्को कंपनी में उनका परिचय यानी कि उनकी पहचान किससे हुई? नारायण मूर्ति जी से हुई। परिचय का मतलब पहचान उनका हुआ, इंट्रोडक्शन किससे हुआ? नारायण मूर्ति जी। फिर नारायण मूर्ति भी तभी नौकरी कर रहे थे। उसके बाद में नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस नाम की जो कंपनी, इन्फोसिस आज बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो आईटी सेक्टर की, तो वो कंपनी उन्होंने शुरू की और सुधा मूर्ति जी ने उनको पूरा सपोर्ट किया उस काम में। और उन्होंने सिर्फ पैसे कमाए ही नहीं, तो इन्फोसिस फाउंडेशन नाम की उनकी संस्था भी है और बहुत अच्छी तरह से समाज कार्य, समाज सेवा का काम सुधा मूर्ति जी करती है। इसलिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड देके उनका सम्मान किया है, गौरव किया है, यानी उनका सम्मान किया है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। देखो हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके हाथ से उनको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। फिर ये जे.आर.डी. टाटा है जिन्होंने उनको नौकरी दी थी। तो ये ऐसे सब महान हस्तियां हैं। देखो जे.आर.डी. टाटा उस वक्त टेल्को कंपनी के ओनर थे, मेन थे, पूरा टेल्को कंपनी उनके हाथ में थी। एक लड़की ने, एक सामान्य लड़की, रवि सुधा मूर्ति ऐसी कोई बड़ी नहीं थी, एक वो कॉलेज स्टूडेंट थी ना, तो उन्होंने एक सिंपल एक पोस्ट कार्ड पे उनको लेटर लिखा कि आप स्त्री पुरुष भेदभाव कर रहे हो। और एक आधा इंसान होता तो क्या, ये कौन लड़की है, मुझे ऐसा क्यों लेटर लिखा, ऐसा करके वो फेंक सकते थे वो लेटर, वो ध्यान नहीं दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि ये कौन लड़की है जिसने मुझे ऐसा लेटर लिखा है, उनको उन्होंने बुलाया कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, और उनकी गुणवत्ता देखी कि नहीं, इस लड़की में ये क्षमता है कि ये काम कर सकती है। उनकी गुणवत्ता के ऊपर, उनका एजुकेशन के ऊपर उनको सिलेक्शन भी किया, उनका सिलेक्शन किया जे.आर.डी. टाटा ने। यानी कि सुधा मूर्ति जैसी बड़ी हस्ती है, उसी तरह जे.आर.डी. टाटा भी एक महान व्यक्तिमत्व, पर्सनालिटी, एक महान पर्सनालिटी हमारे देश की है। आप लोग सब जानते होंगे कि जे.आर.डी. टाटा कभी हमारे देश के ऊपर कोई संकट आता है तो जे.आर.डी. टाटा हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। तो जे.आर.डी. टाटा हो गए, सुधा मूर्ति जी हो गए, तो ये ऐसे बहुत बड़े लोग हैं। इनके पास पैसा तो बहुत है, पर उनको पैसे का गर्व बिल्कुल नहीं है। श्रीमंती, पैसा बहुत है उनके पास, पर उनका रहन सहन एकदम सिंपल है, और वो सब लोग दिल से अमीर है। श्रीमंत है यानी कि दिल से अमीर है वो लोग। कोई भी आप न्यूज में वगैरह पढ़ते होगी, कोई भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आता है दुनिया में, अभी कोरोना जैसी महामारी आई तो उस वक्त भी जे.आर.डी. टाटा ने बहुत हेल्प की अपने भारत सरकार की, बहुत उन्होंने देनगी दी, मदद की। और उसी तरह से सुधा मूर्ति जी, इनका भी बहुत कार्य चलता है। मैं पर्सनली बोलती हूँ कि मेरे लाइफ में सुधा मूर्ति एक ऐसी इंसान है कि जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी कुछ बुक्स मैंने पढ़े हुए हैं, उनकी विचार, उनकी इंटरव्यूज पढ़े, और ये जो आपको पत्र का जो
लेसन में आया हुआ है ना, सुधा मूर्ति जी इनका जो हर बार उनकी जो इंटरव्यू देती है उसमें ये पत्रकार लेटर के बारे में वो हमेशा बोलती है, क्योंकि उनके मन में भी जे.आर.डी. टाटा के लिए बहुत सम्मान है कि जे.आर.डी. टाटा ने उस वक्त मेरे जैसी एक सामान्य लड़की का लेटर पढ़ के मुझे जॉब दिया था करके, तो वो भी उनको बहुत मानती है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े हमारे देश के जो लीडर्स होते हैं ना, ये मेन लीडर्स होते हैं जो काम करने वाले, सुपर हीरो बोलते हैं ना हम लोग, तो इनको सुपर हीरो हम लोगों ने समझना चाहिए। आप लोग कभी ढूंढो सुधा मूर्ती जी के इंटरव्यू, हिंदी में भी बहुत अच्छे दिए हुए, तो आप सुनोगे। मराठी भाषेतले तुम्ही जर काही विद्यार्थी आपले आहेत ना ज्यांना मराठी भाषा खूप चांगल्या प्रकारे समजते, मराठी कोण बनेल करोडपती याच्यामध्ये सुधा मूर्ती आल्या होत्या, त्यांनी तो गेम खेळला होता, त्याच्यात त्यांनी खूप चांगल्या त्यांच्या आठवणी सांगितलेल्या आहेत, त्या नक्की तुम्ही ऐका। त्याच्यावरून आपल्याला जाणीव होती की त्यांचं अगदी राहणीमान साधं, खूप श्रीमंत आहेत त्या पण राहणीमान साधं आहे आणि विचार त्यांचे उच्च आहेत। अशा लोकांचे आदर्श आपण समोर ठेवले पाहिजे। चला तर मग आता आपण स्वाध्यायाकडे जाऊया। स्वाध्याय प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। सुधा मूर्ती यांचा जन्म कधी व कोठे झाला? सुधा मूर्ती यांचा जन्म कर्नाटकमध्ये 19 ऑगस्ट 1950 रोजी झाला। प्रश्न 2, टेल्को कंपनीच्या जाहिरातीत काय तळटीप लिहिली होती? स्त्री उमेदवारांनी अर्ज करू नये अशी तळटीप टेल्को कंपनीच्या जाहिरातीत लिहिली होती। 3, सुधा मूर्ती यांनी जे.आर.डी. टाटा यांना पत्र का पाठविले होते? टेल्को कंपनीने इंजिनियर पाहिजे अशी जाहिरात दिली होती, पण स्त्री उमेदवारांनी अर्ज करू नये अशी अट ठेवली होती। हा स्त्री पुरुष भेदभाव आहे असे सुधा मूर्तींना वाटले व याचा जाब विचारण्यासाठी त्यांनी जे.आर.डी. टाटा यांना पत्र पाठविले होते। इथे जागा कमी असल्यामुळे मी इथे असं लिहिले, तुम्ही जरा व्यवस्थित बघून उत्तर लिहा किंवा मी वाचून दाखवते ना ते ऐकून लिहा। प्रश्न 4, टेल्को कंपनीतील वयस्कर असलेले कर्मचारी सुधा मूर्ती यांना काय म्हणाले? टेल्कोच्या कार्यालयात स्त्री कर्मचारी आहेत, पण ही ऑटोमोबाईल कंपनी आहे। येथे लोकांना शिकाऊ प्रशिक्षणासाठी जमशेदपूरला जावे लागते। इथे त्यांची अतिथीगृहात व्यवस्था करावी लागते। तेथे स्त्री कर्मचाऱ्यांची काळजी कशी घ्यायची, त्यामुळे इथे स्त्री कर्मचारी नसतात असे कंपनीतील एका वयस्कर कर्मचाऱ्यांनी सुधा मूर्ती यांना म्हणाले, सांगितलं। चूक की बरोबर ती लिहा। सुधा मूर्ती टेल्को कंपनीतील पहिल्या स्त्री अभियंत्या म्हणून ओळखल्या जातात, बरोबर। टेल्को कंपनीच्या जाहिरातीत स्त्री पुरुष दोघांकडूनही अर्ज मागविले होते, चूक। प्रश्न 3, सुधा मूर्ती यांनी मांडलेल्या मताविषयी तुम्हाला काय वाटते ते तुमच्या शब्दात लिहा। आता इथे तुमचं मत तुम्ही लिहिलं पाहिजे, मी माझं मत लिहिलेलं आहे हा। बघा, सुधा मूर्ती यांनी मांडलेले मत मला तरी योग्य वाटते, कारण कोणत्याही कामामध्ये स्त्री पुरुष असा भेदभाव नाही केला पाहिजे। चला प्रश्न 4, खालील पुस्तकांची नावे उलट्या क्रमाने दिली आहेत ती सरळ लिहा व वाचा। बघा, तर ह्या लेसन मध्ये तुम्हाला पुस्तकांची नावं का दिलेली आहेत, कारण सुधा मूर्ती एक खूप चांगल्या लेखिका सुद्धा आहेत, ही त्यांची पुस्तकं नाही आहेत, पण एक लेखकाचा धडा आहे म्हणून तुम्हाला पुस्तकांची नावं दिलेली आहेत। आता बघा कोणती पुस्तकं आहेत, उलटी वाचायची त्यांना। रामायण, महाभारत, मृत्युंजय कादंबरी आहे मृत्युंजय, संभाजी, छावा, ययाती, हिंदू, विशाखा, हे सगळे मराठी भाषेतल्या खूप चांगल्या लेखकांच्या खूप चांगल्या अशा कादंबऱ्या आहेत या, तुम्ही जसे मोठे व्हाल ना नक्की वाचा यांना। प्रश्न 5, सुधा मूर्ती यांनी लिहिलेल्या माणसांच्या गोष्टी या पुस्तकातील एखाद्या गोष्टीचे वाचन करून तुम्हाला त्या गोष्टीविषयी पुस्तकाविषयी काय वाटते ते लिहा। आता ह्या गोष्टी तुम्हाला वाचायच्या आहेत, मी पण अजूनपर्यंत माणसांच्या गोष्टी हे पुस्तक त्यांचं वाचलेलं नाहीये, त्यांच्या आजीबाईच्या पोतडीतल्या गोष्टी किंवा आणखी इतर काही पुस्तकं मी वाचलेली आहेत। जर मला हे पुस्तक मिळालं तर मी याच्यातली एखादी गोष्ट वाचून नक्की तुम्हाला याच्यावरती लिहून देईल, पण तुम्हाला हे मला कमेंट करून सांगायला लागेल। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लिखना कि टीचर हमें इसका आंसर लिख के दो, तो मैं आपको लिख के दूंगी, क्योंकि एक बुक मुझे खरीदना पड़ेगा, फिर उसमें से स्टोरी पढ़ के गोष्ट पढ़ के आपको लिख के देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बोलोगे तो इसका आंसर मैं लिख के दूंगी।
तर प्रकल्प काय दिलाय, तुम्हाला भावलेल्या सुधा मूर्ती यांच्याविषयी माहिती लिहा, वाचा आणि त्यांचे छायाचित्र चिकटवा. आता सुधा मूर्ती आहेत ना, एवढ्याशा एका धड्यातून तुम्हाला समजणार नाही. त्यांच्या मुलाखती YouTube वरती वगैरे असतात, त्या पहा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की ते किती चांगले व्यक्तिमत्व आहे. सुधा मूर्ति की इंटरव्यूज अगर आपने पढ़े ना बच्चों, हिंदी में बहुत अच्छे से हंसते खेलते बातें करती है तो वो अगर आपने पढ़ा देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितनी अच्छी इंसान है। सच में बहुत ही अच्छी इंसान है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि इनकी तरह हमने अपना बिहेवियर करना चाहिए। इतने सिंपल और अच्छे से वो रहती है, इतने उच्च उनके विचार है, बिल्कुल उनको अपनी अमेरिका गर्व नहीं है। मेरा तो सपना है कि एक बार जिंदगी में सुधा मूर्ति जी को मिलना चाहिए। इतने अच्छे इंसानों को मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं उनको हमें मिलना चाहिए, उनके साथ सेल्फी लेनी चाहिए, पर नहीं, ये जो लोग हैं जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, देश का नाम सच में ऊंचा करते हैं, ऐसे लोगों को भी हमें मिलना चाहिए। जैसे हमारे आर्मी वाले जवान हो गए, हमारे साइंटिस्ट हो गए, ऐसे जो कुछ बिजनेसमैन है जो हमारे देश का नाम आगे लेके जाते हैं, जो सोशल वर्क करके देश के सब लोगों को मदद करते हैं, तो इनको भी हमें, ये हमारे सच्चे सुपर हीरो है, इनको हमें मिलना चाहिए, इनकी इंटरव्यू सुनना चाहिए, तो हमें भी जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो मेरा भी एक सपना है कि एक बार तो भी सुधा मूर्ति जी को पास से देखने को मिले। चलो अभी देखते कि क्या लगता है हमें सुधा मूर्ति जी के लिए। अभी ये जो आंसर है ये मेरे बेटे को मैंने जो बुक पढ़ के सुनाई थी, मेरे पास उनकी आजीच्या पोतडीतील गोष्टी एक किताब है, उसको सब स्टोरीज उसमें की पढ़ाई है, तो ये आंसर उसने लिखा हुआ है जो 5th स्टैंडर्ड में है आपके जैसे। तो देखो आपको भी इस तरह से आंसर लिखना है। सुधा मूर्ती या एक व्यक्ती म्हणून मला खूप आवडतात। त्यांचे आजीच्या पोतडीतील गोष्टी या पुस्तकातील सर्व गोष्टी माझ्या आईने मला वाचून दाखवल्या आहेत। मुलांना आवडतील अशा छान गोष्टी आहेत त्या। सुधा मूर्ती या खूप श्रीमंत आहेत, पण त्यांचे राहणीमान खूपच साधे आहे, पण विचार मात्र खूप उच्च आहेत। चला तर मग मुलांना, तुम्हाला हा जर सुधा मूर्तींचा धडा आवडला असेल तर नक्कीच आपल्या व्हिडिओला लाईक करा। ज्यांनी अजून सब्सक्राइब किया नहीं है त्यांनी चैनल सब्सक्राइब करून बेल आइकन दबा। अगर आपको लेसन पसंद आया है प्लीज लाइक का बटन दबाया करो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पता चला है। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, यानी कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए क्या नहीं चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरे पहले की जो वीडियो देखते ना 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, वो कमेंट करते ना तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप मुझे अच्छा ही लिख के कमेंट करो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्वेश्चन में, तो आप वो भी कमेंट करके लिख सकते हो। मुझे जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करती हूँ। पर आपने कमेंट की तो मुझे भी अच्छा लगता है कि अपनी बातें तो होती है कमेंट के थ्रू। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, हसते खेळते पढ़ाई करनी है। चला तर मग भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काय करायचं आहे, हसत खेळत अभ्यास करूया।